आपको सेट थ्योरी का नॉलेज, या ये कहें कि पूरी मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए आपको सेट का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए सेट थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आइए आज की क्लास में अपन लोग करेंगे क्या, सेट थ्योरी की डेफिनेशन देखेंगे और उसके टाइप्स देखेंगे, और सेट्स पे ऑपरेशन लगा के कैसे अपन लोग कुछ फाइंड आउट करते हैं, कोई वैल्यू या कोई अन्य सेट फाइंड आउट करते हैं, वो कैसे करते हैं, ठीक है। मतलब ऑपरेशन ऑफ सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेट की डिफिनीशन देख लेते हैं। तो सेट क्या होता है, तो ये जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, उनका वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। मतलब आप कह सकते हो कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, ठीक है। तो मतलब आपको कलेक्शन तो करना है, लेकिन उसका डेफिनीशन वेल डिफाइन होना चाहिए, वो लोग वेल डिफाइन होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहूँ कि सेट ऑफ ऑल स्टेट, इसका मतलब क्या है कि डेफिनीशन उसकी एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, पूर्ण तरीके से वेल डिफाइन होना चाहिए। सेट ऑफ ऑल स्टेट का मतलब होता है कि सभी राज्यों का समुच्चय। अब जैसे मैं कहूँ कि जैसे अभी फिलहाल मैं प्रयागराज में हूँ, तो अगर मैं इसका एक एलिमेंट मानूं प्रयागराज, ठीक है, तो ये तो इसके सेट के अंतर्गत, स्टेट के अंतर्गत आता नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बात करें, हम बात करें उत्तर प्रदेश की, हम बात करें महाराष्ट्र की, हम बात करें बिहार की, तो ये सारा कुछ इसके अंतर्गत आता है। मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, वो अपन लोग कहेंगे सेट। अब जैसे अगर मैं कहूँ कि सेट ऑफ टॉल पीपल, ठीक है, सेट ऑफ टॉल पीपल। अब इससे क्या पता लगेगा भाई, अल्लाह, हर जगह की अपनी एक डेमोग्राफी होती है, हर जगह का अपना एक अलग तरीके का, उत्तर प्रदेश वाला, नेपाल वाला, हर जगह की लंबाई की वहाँ उस डेमोग्राफी के हिसाब से उतने लंबे व्यक्ति को लंबा माना जाता है, ठीक है। तो ये तो वेल डिफाइंड नहीं होगा हर जगह के लिए, क्लियर हो रही बात। या मैं कहूँ सेट ऑफ इंटेलिजेंट पीपल, ठीक है, सेट ऑफ इंटेलिजेंट पीपल, इससे भी तो हम नहीं भाई, इंटेलिजेंसी का क्या पैमाना होना चाहिए। कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी ने इस इतना इतना कोई वैल्यू तो है नहीं कि इतनी वैल्यू हो तो वो इंटेलिजेंट माना जाएगा, ठीक है। तो ये सेट नहीं कहलाएगा, ये सेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। जबकि सेट ऑफ ऑल स्टेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब डेफिनीशन वेल, ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी डेफिनीशन, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसको लिख सकते हो बाकायदा प्रॉपर वे में इसकी डेफिनीशन, कि सेट इज a well defined collection of objects, collection of objects, ठीक है। सेट जो होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, सेट ऑफ ऑल स्टेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है। तो ये कर सकते हैं हम लोग। अब बात करते हैं नोटेशन की, सेट की नोटेशन कैसे अपन लोग करते हैं, ठीक है। तो जनरली ये कोई अ, ऐसा लिखा नहीं गया है कहीं पर भी, फिर भी जनरली हम सेट को हमेशा अंग्रेजी, इंग्लिश वर्णमाला के, अंग्रेजी वाली वर्णमाला के कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं, मतलब ए, बी, सी, कुछ भी, ठीक है। बाकी वो डिपेंड करेगा आपके सवाल के ऊपर, उसने क्या बोला है, बट इन जनरल कि हम कैपिटल लेटर से इसे डिनोट करते हैं। और इस सेट में जो जो ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे या जो जो एलिमेंट मिलते हैं, उसको जनरली स्मॉल लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे, अगर मुझे जनरल केस बनाना पड़ेगा, ठीक है। स्मॉल ए, स्मॉल बी, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब कोई भी सेट
तो बना होगा एलिमेंट्स की मदद से, ठीक है। तो वो एलिमेंट्स होंगे। अब मुझे अगर बताना हो कि ये ए इस ए का एलिमेंट है, तो मैं कहूंगा ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ए बिलोंग्स टू, अब इसको नोटेशन के वे में हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ये वाला ए, ये वाले चिन्ह को कहते हैं बिलोंग्स, और इसको कहते हैं, तो अगर ये नोटेशन, ये ई टाइप का नोटेशन बन गया तो आप तुरंत कहोगे कि इसका मतलब होता है बिलोंग्स, ठीक है। और अगर कभी कोई एलिमेंट उसमें नहीं मिले तो हम कहेंगे कि ए, जैसे सपोज करना ए इस वाले ए में है बाकी बी में नहीं है, तो हम कहेंगे कि ए अगर होता बी में तो बोलते हैं बिलोंग्स टू बी, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो इतनी बातें हम लोगों को सीखा कि भाई सेट क्या होता है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, और सेट का नोटेशन इस तरीके से किया जाता है, हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से इसको डिनोट करते हैं, और ये बिलोंग्स टू का नोटेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है। सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, तो सेट का रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से किया जाता है। एक आपका होगा रोस्टर और टेबुलर फॉर्म या मैथड। रोस्टर और टेबुलर मेथड, ठीक है। आप लोग की क्लासेस प्रॉपर वे में चल रही हैं, तो जो लोग भी बेसिक्स से अपना प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, मतलब एकदम बेसिक से, वो जुड़ सकते हैं, ठीक है। और बस अब हम लोग स्टार्ट प्रैक्टिस सेशन भी करने वाले हैं, तो जल्दी ही प्रैक्टिस सेशन भी लेके आऊँगा। मतलब जो टॉपिक पढ़ाऊँगा 1 घंटा अपन लोग थ्योरी करेंगे, और उसके बाद 1 घंटे आधे घंटे जो भी होगा, 45 मिनट 30 मिनट 40 मिनट, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर कि उस तरीके के जो हमने पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हैं, और क्या कितना समय देना चाहिए अपने आप को, ठीक है। तो सबसे पहला काम, आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। इस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, टेलीग्राम वाला भी व्हाट्सएप वाला भी। बहुत से लोगों को दिक्कत हो रही है, वो लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर हम लोगों को व्हाट्सएप में लिंक ओपन नहीं हो रही है। तो अगर ऐसी बात है तो आपको एक समय से पहले आपको रिमाइंडर लगा दिया जाता है, ठीक है। तो आप वहाँ से जुड़ सकते हो, ठीक। तो आप वो रिमाइंडर ऑन कर लोगे, या आपका जो समय हो जाता है उतने टाइम पे आके एक बारी देख लिया करो आप। उस टाइम पे आके आप एक बारी देख लिया करो कि क्लासेस हैं कि नहीं, तो उसमें रिमाइंडर ऑन कर लोगे तो जब भी क्लास चलेगी आपको मैसेज आ जाएगा। तीसरा ये काम कर सकते हो, अगर आपका व्हाट्सएप पे नहीं चलता तो आप टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का ग्रुप का भी लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप वो लिंक उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ पर मे भी आपका खुल जाए, लिंक ओपन हो जाए, नहीं तो आप डायरेक्टली यूट्यूब चैनल पे आके कर सकते हो। तो वही लोग जुड़ें जिनको बेसिक्स से करना है, जिनकी बेसिक्स हो गई है, जिनको प्रैक्टिस चाहिए, तो प्रैक्टिस का सेशन हम लोग बहुत 1-2 दिन में ही प्रैक्टिस वाला सेशन भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वहाँ से भी हम लोग क्लास को अपनी करेंगे। तो जो लोग वहाँ से जुड़ना चाह रहे हैं उसकी टाइमिंग इसके तुरंत बाद होगी। मीन्स टू से कि अगर 7 से 8 हम लोग ये पढ़ते हैं, तो 8 से 8:30 9:30 वो टाइमिंग आपका रहेगा। 8 बजे के मतलब 7 to 8 ये, इसके तुरंत बाद प्रैक्टिस वाला, मतलब कुल मिला के अपन लोग प्रतिदिन 1.5 से 2 घंटे की क्लास करेंगे। और फिर धीरे धीरे आपकी संख्या में वृद्धि होगी, तो मैं क्लास को एक आध शिफ्ट में और करूँगा, क्योंकि चीज़ें काफ़ी पढ़नी हैं। इसलिए एक आध शिफ्ट में और क्लास और एक विषय और स्टार्ट कर दूँगा। जैसे अभी ऐसा हो रहा है कि 3-3 दिन लेके चल रहा हूँ, तो हो सकता है कि पूरे हफ्ते भर यही लेके चलूँ, और अगला जो शिफ्ट हो उसमें उसमें हम लोग करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन। क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों को सिलेबस को कवर करने के बाद प्रैक्टिस करनी है। केवल मैं थ्योरी पढ़ा दूँ तो उससे काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस करने के लिए पहले एक बारी थ्योरी तो कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आज 30 तारीख को मैं अपनी बुक
जो मैंने कंपाइल किया हुआ है, ठीक है, वो टीजीटी पीजीटी के लिए नहीं, लेकिन उसमें जो कॉमर्शियल मैथमेटिक्स टीजीटी वालों के लिए आता है वो बेनिफिशियल रहेगा वो बुक, ठीक है। मैंने वो जो अदर कम्पिटेटिव वनडे एग्जाम होते हैं उसके लिए बनाई है वो बुक, ठीक है, वो प्रैक्टिस बुक है। और वो 30 अप्रैल को मैं लॉन्च करूंगा ऑनलाइन ही, ठीक है, ऑनलाइन लॉन्च करूंगा, तो ग्रुप में उसकी पीडीएफ तुरंत भेजी जाएगी। प्लस मे भी अगर यहाँ कुछ हो सकेगा पीडीएफ अलग मैं जोड़ पाऊंगा तो यहाँ जोड़ दूंगा, नहीं तो ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में वो जोड़ दिया जाएगा। तो वो बेनिफिशियल रहेगा, जो लोग भी आपके छोटे भाई या कोई पर भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करता है उसके लिए वो महत्वपूर्ण होगा। उसका प्रोसीजर मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे मैं उस किताब भाई वो प्रैक्टिस पेपर रहेगा, बहुत मोटा नहीं कि उसके सोल्यूशन दे दूँ, बहुत से लोग इससे डर जाते हैं। अगर मैं सोल्यूशन देता तो बहुत मोटी किताब हो जाती, तो केवल नंबर आप क्वेश्चन दिया हूँ, सोल्यूशन के लिए बाकी चीज़ों की चर्चा हम लोग उस दिन क्लास में करेंगे कि कैसे आप सोल्यूशन उसका प्राप्त कर पाओगे, कैसे आप कर पाओगे। तो वो 30 तारीख को वो होगा, ठीक है, उसकी लॉन्चिंग हम लोग 30 तारीख को करेंगे, ठीक, 30 अप्रैल को, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में रोस्टर और टेबुलर में, ठीक है, ठीक। तो सीधी सी बात है, कोई भी सेट में कोई भी सेट के जो एलिमेंट्स रहते हैं अगर आप उनको हूबहू एज इट इज लिस्ट कर दो, जो एलिमेंट उसमें है वैसे ही एलिमेंट को यहाँ रिप्रेजेंट लिस्टिंग कर दो, तो आप उस मेथड को हम लोग कहते हैं टेबुलर या रोस्टर मेथड। जैसे मैं कहूँ कि सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10, ठीक है। अगर मैं बोलूँ सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10, हिंदी में अभाज्य संख्याओं का समुच्चय जो कि किससे छोटा हो, 10 से। तो अब इसमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन सबको अगर आपने लिस्ट कर दिया, ठीक है, वो कौन कौन एलिमेंट हैं, तो जब ये आप लिस्टिंग कर दोगे तो वो आपका रोस्टर या टेबुलर मेथड हो जाएगा। तो चलो लिस्टिंग कर लेते हैं अपन लोग। तो लिस्टिंग करेंगे तो इसमें सबसे छोटा क्या होगा, प्राइम नंबर 2, फिर इसके बाद 3, फिर 5, फिर 7। बोलो हाँ या ना, सही है। तो ये हो जाएगा आपका टेबुलर मेथड या रोस्टर मेथड, ठीक है। तो इसमें एलिमेंट्स को एज इट इज जैसा वो है एलिमेंट वैसे ही यहाँ पर रख देंगे, लिस्टिंग कर देते हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण सी बात होती है, यद्यपि आप जानते हो, बट मैंने बोला था कि शुरुआत की क्लासेस मेरी बेसिक से एकदम रहेंगी, तो जो एकदम से अपनी प्रिपरेशन को बंद कर दिए हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाया करेगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया 2, 3, 5, 7, ओके। तो सबसे पहली बात, इसमें एलिमेंट को कभी रिपीट नहीं करते, नो रिपीटेशन। मतलब अगर अगर किसी कारणवश एक ही तरीके का एलिमेंट 2 बार आ गया, तो जब हम लिस्टिंग करने लगे तो लिस्टिंग करते वक्त ये चीज का ध्यान रखना आप कि उसको हमको दो को, जैसे दो दो बार आ गया होगा किसी कारणवश, ठीक है, तो भी हमको एक बार ही दो को लिखना है, ठीक, ये होगा। इसके बाद ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ये मैटर नहीं करता, किसी को भी कैसे भी रख दो। जनरली हम लोग छोटे से बड़ा लिखते हैं, बट ये कोई नहीं होता, आप पहले बड़ा छोटा कुछ भी लिख सकते हो, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, कैसे भी लिख सकते हैं। बट एक प्रॉपर वे होता है कि भाई आप हमेशा छोटे से बड़ा लिखो, ठीक है। ये तो हो गया अपना सेट ऑफ सॉरी रोस्टर और टेबुलर मेथड, इसमें हम लोग लिस्टिंग कर देते हैं, एलिमेंट जो हैं उनको रिप्रेजेंट कर देते हैं करली ब्रैकेट के साथ, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो दूसरा तरीका होता है उसको हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर मेथड, या इसको प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं।
तो इसमें क्या होता है कि जो भी एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कराया जाता है, मतलब जो भी वहां पे प्रॉपर्टी शो करती है एलिमेंट्स की उस सेट के, उसी की प्रॉपर्टी को ही बता दिया जाता है, उसमें लिस्टिंग नहीं की जाती है। ठीक है, प्रॉपर्टी लिख दो तो हो गया। ठीक है, और कैसे लिखी जाती है प्रॉपर्टी? तो ऐसे लिखा जाता है एक्स सच दैट, ठीक है, और यहाँ लिखा जाता है प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्स जो होगा वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एक्स जो होगा वो एलिमेंट, और इस तरफ प्रॉपर्टी लिखी जाती है। ठीक, सच दैट का मतलब हिंदी में कह सकते हैं इस प्रकार है कि। ठीक, तो जैसे मैंने लिखा एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। इसका मतलब क्या है कि एक्स हमको एक ऐसा, एक्स ये एलिमेंट है, एक ऐसा एलिमेंट है यक्स जो कि प्राइम नंबर है, साथ ही साथ 10 से क्या है, छोटा है। तो एग्जांपल में हम लोग वही बात लिखेंगे 2 3 5 और 7। ठीक है, 2 10 से छोटा है, 3 10 से, तो ये लिस्टिंग, ये टेबुलर फॉर्म हो गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो जब हम प्रॉपर्टी के बेस्ड पे लिखते हैं तो हमारा हो जाता है सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी, सेट बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड। ओके, आई थिंक इतनी बात सबको समझ आ रही होगी। ठीक, जैसे और एक एग्जांपल लिख लें, और एक एग्जांपल लिख लें, जैसे एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 10। ठीक है, मतलब यहाँ जो एलिमेंट है वो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है। और जो कि एक्स कैसा है, मतलब एक्स निकल जाने से यहाँ नहीं होगा, एक्स का स्क्वायर करना होगा आपको। तो एक्स जो है वो मल्टीपल है किसका, 3 का, 3 का मल्टीपल है, और 3 का मल्टीपल है, और वह लेस देन किससे है, 10 से है। तो आप सोचो जरा कि 3 का मल्टीपल, सबसे पहला 3 का मल्टीपल क्या होगा, 3 है ना, 3 का मल्टीपल क्या होगा, 3 हो गया। ठीक है, जनरली हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात कर रहे हैं, तो 3 का मल्टीपल 3 9 इस तरीके से हो गया। लेकिन जब हम लिस्टिंग करेंगे और लेस देन 10, ठीक है, मल्टीपल लेस देन 10, आपको x जो है वो 3 का मल्टीपल है और लेस देन ये है, मतलब 3 का मल्टीपल निकालो तो 3 इंच से पहाड़ा, 3 और 9 के आगे तो होना नहीं है, 3 चौक 3, ये एक बार ही गया, और सॉरी इसका नेक्स्ट मल्टीपल 6, और फिर हो गया 9, और फिर 12, 12 तो होना नहीं है। लेकिन ये एलिमेंट नहीं, एलिमेंट को एक्स स्क्वायर बनाना है, मतलब एक्स जो होगा उसका स्क्वायर, मतलब 9 36 81। ठीक है, मतलब जो यहाँ आएगा उसका स्क्वायर करके हमने लिख दिया। ओके, तो ये हो गया अपना सेट बिल्डर मेथड की एक्स स्क्वायर एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 10। ठीक, तो ये तो हो गया अपनी डेफिनेशन और कैसे हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सेट के बारे में, सेट के टाइप्स के बारे में। तो देखो, सेट के टाइप्स में सबसे पहले हम लोग चर्चा करें, सबसे पहला सेट होता है अपना नल सेट। ठीक है, इसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं, इसको वॉइड सेट भी कहते हैं। ठीक, और नाम से ही पता है कि ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, मतलब एकदम खाली सेट हो, तो ऐसे सेट को हम लोग क्या कहेंगे, नल सेट। ठीक है,
नल सेट कहेंगे, ठीक। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो इसको ऐसे खाली करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाएगा या फाई से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। फाई केवल फाई रहे, अगर ऐसा लिख दिया करली ब्रैकेट में फाई, तो ये नल सेट नहीं होगा, मतलब ये बताने लगेगा कि इसमें फाई एक अपने आप एक एलिमेंट है, ठीक है। आपका जो रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा नल सेट का, वो या तो करली ब्रैकेट एकदम खाली रखो या केवल फाई लिखो, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बोलूं कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर set of all natural number less than 10 and which is multiple of 11, ठीक है, and which is multiple of 11, ठीक है। मतलब हमको नेचुरल नंबर का ऐसा सेट लेना है जो कि 10 से छोटा हो लेकिन 11 का गुणक। आप बताओ ऐसा कोई संभव है सेट? नहीं संभव है भाई। 10 से छोटा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक है, 10 से छोटा तो ये है, लेकिन क्या ये 11 का गुणज है भाई? 11 का पहला मल्टीपल जो होता है वो खुद 11 होता है। तो इसका मतलब अपने को तो 9 ही तक रखना है 10 से छोटा, तो 10 से छोटा तो 11 तो होना नहीं, मतलब ये एकदम खाली सेट रहेगा। मतलब ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? नल सेट या फाइव फाइव। ओके, इस तरीके से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया अपना नल सेट। अब एक बात आती है कि कोई भी अपना अगर सेट रहता है तो उसमें जितने एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट को हम लोग कार्डिनल नंबर कह सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3, तो हम ये भी कह सकते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर ये क्या होगा? इनका 3 होगा, ठीक है। तो इस सेट का जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, सपोज करना ए, मैंने ये सेट लिखा, तो नंबर ऑफ ए, एन, एन यहाँ लगा के ए लिख दिया, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि भाई ये हम लोग नंबर ऑफ ए के जितने भी ए के एलिमेंट्स हैं उसके बारे में बात करें, तो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा? 3। इसी को हम लोग कार्डिनल नंबर भी कहते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट बोले या कार्डिनल नंबर बोले, ओके। तो ये ये दिया जाता है, ठीक। तो अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ नल सेट, ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? 0। नंबर ऑफ नल सेट मतलब नंबर ऑफ फाइव, फाइव मतलब फाइव, एक फाइव अगर सिंपली लिखा रहे तो वो नल सेट होगा। तो नल सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? एक भी एलिमेंट नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट, दो सेट आप ले लो, ए और बी, ठीक है। अगर ए और बी के कार्डिनल नंबर सेम आ जाते हैं, एलिमेंट कैसे हैं मैटर नहीं करता, कार्डिनल नंबर सेम आ जाए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक है, तब हम कहेंगे कि ए और बी आपस में कैसे सेट हैं? इक्विवेलेंट सेट है। फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने ए लिखा 1 2 3, ठीक है, और मैंने बी लिखा ए बी सी, ठीक। तो ये दोनों देखो एलिमेंट इसके अलग अलग हैं, लेकिन इसके भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, इसके भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। तो जब ऐसा बात हो जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हो जाए, तब हम कहते हैं कि ये ए और बी जो हैं
वो इक्विवेलेंट सेट हो गए। ए और बी कैसे सेट हो गए भाई? इक्विवेलेंट सेट हो गए। ठीक है, ए और बी इक्विवेलेंट। ठीक, तो इस वे में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, देन वी कॉल्ड ए एंड बी इक्विवेलेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला जो टाइप्स ऑफ सेट की बात करते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट हो जाएगा एक फाइनाइट सेट ले लेते हैं, फिर इक्वल बताते हैं। फाइनाइट सेट, ठीक, नाम से ही स्पष्ट है कि जिस सेट के एलिमेंट आप गिन पाओ, फाइनाइट हो जाए, है ना। तो सीधी सी बात है, फाइनाइट के साथ इनफाइनाइट भी समझ लेते हैं। इनफाइनाइट सेट क्या होगा कि सीधी सी बात है कि भाई जिसमें हम लोग सेट को गिन ही नहीं पाए कितने एलिमेंट हैं उसमें, तो ये इनफाइनाइट और ये फाइनाइट। जैसे मैं बोलूं कि सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, ठीक, मैं बोलूं सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, मतलब सभी सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सभी सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो पूरे नंबर सिस्टम में केवल एक ही नंबर है जो कि सम भी है और अभाज्य है, वो क्या है? दो। तो बताओ कितने एलिमेंट आए इसमें? एक अकेला एलिमेंट आया कि नहीं आया? तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसलिए गिन पा रहे हो आप, तो ये कैसा सेट हो गया? फाइनाइट। अब अगर मैंने लिखा सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, अब आप बताओ इसमें क्या लिखोगे? मैंने सारे प्राइम नंबर लिखना है, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, एंड सो ऑन, इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। तो जब आप एलिमेंट की संख्या को गिन नहीं पाते हैं, तो ऐसे सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं, और जब आप गिन पाते हो तो ऐसे सेट को हम कहते हैं फाइनाइट सेट। ठीक, अब बात करते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट के बारे में, ठीक है। तो इक्वल सेट क्या होगा कि दो सेट ए और बी इक्वल तभी होंगे जब ए के जितने भी एलिमेंट हों वो बी में हो और बी वाले ए में हो, मतलब ए के एलिमेंट एज इट इज बी में हो, मतलब ए और बी के एलिमेंट सिमिलर हो। जैसे मैंने लिखा ए इज इक्वल टू 2 3 5 7, ठीक, और मैंने लिखा बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स प्राइम नंबर, एक्स इज प्राइम नंबर लेस देन 10। अब आप बताओ, ये 2 3 5 7 है, यहाँ मैंने लिखा एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर लेस देन 10। अब आप बताओ 10 से छोटा प्राइम नंबर कौन कौन सा है? तो सीधी सी बात है, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा। सही है, यही होंगे। तो बताओ ये वाला सेट और ये वाला सेट, दोनों सेट सेम है कि नहीं है? तो अगर ए और बी दो सेट हैं, उनके एलिमेंट सेम हो जाएं, एलिमेंट सेम हो गए, तब आप कहोगे, मतलब एक भी एक्सेस भी नहीं होना चाहिए। सपोज करो यहाँ 11 आ गया होता तो ये इक्वल नहीं होता। आपका जो सेट ये होगा, ये इसमें जितने एलिमेंट हैं उतने इसमें हो, साथ ही साथ इसमें जो एलिमेंट हैं वो इसमें हो, मतलब हम इसको इक्विवेलेंट सेट भी कह सकते हैं। कार्डिनल नंबर सेम होने के साथ साथ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, तब आप कहोगे कि ये कैसे सेट हैं? इक्वल सेट है। ठीक, अब बात करते हैं सबसेट के बारे में। सबसेट, सबसेट हिंदी में बोलेंगे आप इसको उपसमुच्चय। उपसमुच्चय
मतलब ये होगा कि ए को आप बी का सबसेट तब कहोगे कि जब ए का सारा एलिमेंट बी में हो। ए का सारा एलिमेंट बी में हो तो हम कहेंगे ए बी का सबसेट है। जैसे जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी मैंने लिखा 1 2 3। ठीक, तो ए में एलिमेंट क्या है 1 2 3 और बी में एलिमेंट क्या है 1 2 3 5 7। तो आप बताओ ए के जो भी एलिमेंट्स हैं वो बी में है कि नहीं है। तो अगर ए का सारा एलिमेंट बी में हो तो हम कहेंगे कि ए सबसेट है, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो इसको नोटेशन वे में कैसे दिखाया जाता है, ए इज सबसेट ऑफ बी। जनरली एनसीईआरटी ने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, तो हम लोग एनसीईआरटी के नोटेशन नहीं, जनरल नोटेशन जो एग्जाम में आते हैं उसी नोटेशन को फॉलो करेंगे। तो ए इज सबसेट ऑफ बी, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो हो सकता है, ये हो सकता है कि ए और बी बराबर भी हो जाए। ठीक है, तो अगर अगर ए और बी के एलिमेंट सेम हो गए और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो गए तो हम लोग कहेंगे कि ए सबसेट सेट है। और ये वाला साइन का मतलब ये हो जाएगा कि ये इक्वल सेट है। ठीक है, मतलब ये बताएंगे कि भाई ये इसका सबसेट है और इसके अंदर ये। ठीक, अच्छा, अगर ये ए बी का सबसेट है तो याद रखना बी जो होगा वो ए का सुपर सेट होगा। वो बी जो होगा वो ए का सुपर सेट होगा। मतलब ए अगर बी में मिलेगा तो सबसेट, और जिसमें मिलेगा कोई सेट, वो जो बड़ा वाला सेट होगा वो सुपर सेट होगा अपने छोटे वाले सेट का। ठीक है, अब मान लो कि एक इसमें टर्म आता है प्रॉपर सबसेट। ठीक है, और एक टर्म आता है सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट का मतलब ये होता है, आप तब प्रॉपर सबसेट कहोगे इसको जब इसके एलिमेंट ए का सारा एलिमेंट बी में हो लेकिन बी में एटलीस्ट एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो ए से। मतलब जितने जितने एलिमेंट हैं ए के वो सारे बी में हो, इतनी तो बात हो। लेकिन बी में ना, बी ए से बड़ा होना चाहिए, बस एक भी बड़ा हो जाए चलेगा। तो प्रॉपर सबसेट का मतलब ये होता है कि ए के सारे एलिमेंट बी में हो और एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट इन बी। ठीक है, तब आप कहोगे कि ए जो है वो प्रॉपर सेट है, प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। और प्रॉपर सबसेट का ये नोटेशन है। ठीक है, जो जनरली किताबों में एनसीईआरटी थोड़ा सा अलग तरीके से फॉलो करती है, बाकी हम लोग जनरल अपने कॉम्पिटेटिव मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग बात करेंगे। ठीक है, तो वहाँ ये हो जाएगा कि भाई ए जो है वो प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है। ठीक है, अच्छा, अगर केवल सबसेट की बात होगी तो यहाँ हम लोग इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, ये दिखा सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट में ये वाला साइन, और सबसेट का मतलब ये हो जाएगा ना, ये बराबर भी है। अगर कभी हमको प्रॉपर सबसेट मतलब ये वाला बड़ा हो जाए तो ये दिखाएंगे, और अगर बराबर दिखाना हो कि मान लो यही हो जाता तब तब क्या कह लेते, तब हम कहते ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक, तो ये काम कर लोगे आप। नेक्स्ट अगला पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, नंबर ऑफ सबसेट। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट ये क्या होता है भाई, तो सीधी सी बात है कि किसी भी सेट के कितने सबसेट बनेंगे, किसी भी सेट से कितने सबसेट बनेंगे, उन्हीं की संख्या को ही हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ सबसेट। ठीक,
एक सेकेंड, थोड़ा सा मार्कर इससे आई को कर दूं तो आप लोग क्लास कंटिन्यू कर सकते। ठीक है, तो मान लो ए कोई एक सेट है, ठीक है, और इसमें एलिमेंट जो है वो यम, मतलब ए एक सेट है और इसके एलिमेंट की संख्या यम है, तो ए के कितने सबसेट बनेंगे, ए के कितने सबसेट बनेंगे, तो ए के सबसेट बनेंगे 2 की पावर m। कितने बनेंगे, 2 की पावर m। ठीक, मतलब सपोज करना a इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक, तो अब मैं इस एलिमेंट की मदद से कितने सेट बना लूंगा, कितने सबसेट बना लूंगा, वो सब के सब सबसेट कहलाएंगे। तो चलो देखो, सबसे पहले एम्प्टी सेट, इसके बाद अकेला एक, अकेला दो, अकेला तीन, फिर एक दो, फिर दो तीन, फिर एक तीन, फिर एक दो तीन। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इनकी संख्या कितनी आ गई, 8। अगर आप डायरेक्ट लगाते कितने सबसेट बनेंगे, तो इसमें कितने सेट, ए सेट में कितने एलिमेंट है, 3, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब कितना आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सबसेट। लेकिन अगर कभी आपसे सवाल पूछ ले कि प्रॉपर सबसेट क्या हो, इसके कितने प्रॉपर सबसेट होंगे, तो 2 की पावर m तो निकालोगे ही निकालोगे, साथ ही साथ -1 कर, 2 की पावर m-1, 2 की पावर m-1, ये बताएगा प्रॉपर सबसेट, मतलब ये कि उससे छोटे कितने कितने हैं। जैसे ये है ना, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3, तो बताओ 3 एलिमेंट वाला इसमें कितना आएगा, अकेला एक ठो आएगा, बाकी सारा बाकी सारा तो इससे छोटा ही होगा, तो एक निकाल दो। इसी कारण प्रॉपर सबसेट जितने सबसेट होते हैं उससे एक कम होता है। क्लियर हुई बात, ओके। अब बात करते हैं, ये तो नंबर ऑफ सबसेट हो गया, सवाल आएगा, अभी थ्योरी कर लेते हैं हम लोग, इसके बाद आगे के सेक्शन में हम लोग बस एक दो दिन के बाद से हम लोग सवालों का सेक्शन स्टार्ट करेंगे। मे बी कल लॉज ऑफ जो भी हमारे लॉज होंगे इस पे, ठीक है, वो लॉस कर लेंगे, मतलब नियमों को कर लेंगे उस पे। और जैसे हम लोग को ऑपरेशन का जो भी कंडीशन होती है वो कर लेंगे, इसके बाद हम लोग को सवाल ही करना रहेगा इस सेट थ्योरी पे। ठीक है, आइए अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट पावर सेट। पावर सेट, ठीक है, पावर सेट, तो ये क्या होता है भाई पावर सेट, तो सीधी सी बात है कि आ, जितने भी किसी भी सेट के जितने भी सबसेट बनेंगे, उन सबसेट से एक और सेट बना दो आप, एक नया सेट बना दो, तो हम उस सेट को कहेंगे दिए गए सेट का पावर सेट है। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज करना ए कोई सेट है, तो ए का जो पावर सेट होगा उसको रिप्रेजेंट करा जाता है पी ऑफ ए। ठीक है, पी ऑफ ए, उसको रिप्रेजेंट पी ऑफ ए से किया जाता है। ठीक, मतलब ए का जितने भी सबसेट आएंगे उन सबसेट से एक नया सेट बना दो, तो आप कहोगे क्या कि ये इसका पावर सेट है। ठीक है, जैसे जैसे मैंने कहा वही एक दो तीन ले लिया, तो इसके सेट क्या बनेंगे, हाई, सिंगल, डबल, और फिर एक दो तीन। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना, अब मैं इनकी मदद से ये जितने भी सबसेट आए, इन सारे सबसेट से एक मैं नया सेट बना दूं, मतलब एक सेट बनाऊं और उसमें इन लोगों को रख दूं, ये सारे,
इन लोगों को एलिमेंट मान के रख लो, इन लोगों को एलिमेंट के जैसा ट्रीट कर, ठीक है। मतलब ये सारे के सारे इसमें रख दो, तो इनकी मदद से, इस सबसेट की मदद से जो बनाया जाएगा सेट, वो क्या कहलाएगा? अपना पावर ऑफ सेट। अब पावर ऑफ सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा? नंबर पी ऑफ ए। बताना, किसी भी पावर सेट में कितनी कितने एलिमेंट उपस्थित होंगे? तो भाई पावर सेट बनता है उसके सबसेट से, उस सेट के। तो किसी भी सेट के कितने सबसेट बनते हैं? 2 की पावर m। तो अगर ए में m एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब पावर सेट ए में हमेशा 2 की पावर m एलिमेंट होंगे। मतलब जितने एलिमेंट ए के होंगे, जितने सबसेट ए के होंगे, उतने एलिमेंट पावर सेट में होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ तो देख ही रहे हो, 8 सबसेट बने हैं, तो इसमें 8 मतलब सारे सबसेट से तो आपने को बना ही लेना है, ठीक है। अब इसमें एक टर्म आता है बड़ा कंफ्यूजन वाला। मान लो a बराबर 1 2 3, ठीक है। तो एक टर्म आता है सबसेट और एक टर्म आता है एलिमेंट, ठीक। तो समझो सबसेट क्या होगा, समझना। एलिमेंट का मतलब होता है कि किसी सेट में जो एलिमेंट है जैसा ये दिख रहा है, वही सेम क्वांटिटी यहाँ लिख दो। जैसे यहाँ एक है तो एक लिख दो, तो हम कहेंगे एक बिलोंग कर रहा है किसमें? ए, ठीक है। तो एज इट इज इस सेट में जो भी एलिमेंट है वो यहाँ पे एज इट इज रख दो, बिना कोई चिन्ह या बिना कोई अलग से आपको साइन लगाए, तो आप कहोगे कि ये जो है ये इसका एलिमेंट है। अब अगर मैं ऐसे कर दूं करली ब्रैकेट में ये, तो ये गलत बात हो जाएगी। बताओ, करली ब्रैकेट लगा के क्या यहाँ एक लिखा है? एक करली ब्रैकेट तो लगा के नहीं, एक तो बिना करली का लिखा हुआ है, ये तो पूरे के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि एक इसका एलिमेंट है, करली ब्रैकेट एक इसका एलिमेंट नहीं है, बल्कि करली ब्रैकेट ए जो है वो ए का सबसेट है। ए का क्या है? सबसेट है। क्लियर हो रही बात? ठीक है। तो जैसे मैं बोलूं दो, दो जो है वो बिलोंग कर रहा है इसको, ठीक है। अच्छा, अब यहां मैं ये नहीं कह सकता दो सबसेट है ए का, ये गलत बात है, ये नहीं होगा। दो सबसेट नहीं है, क्योंकि दो सबसेट का मतलब ये होगा कि ये खुद ही एक सेट होगा। तो सेट का मतलब करली ब्रैकेट लगा, हाँ करली ब्रैकेट लगा के आएगा तो ये सबसेट हो जाएगा। और एलिमेंट का मतलब जैसे यहाँ लिखा है सेट में एलिमेंट, एज इट इज यहाँ पर रख दो। तो 3 बिलोंग्स टू ए, मतलब 3 ए का एलिमेंट है, 2 ए का एलिमेंट है, 1 ए का एलिमेंट है, और एक जो है करली ब्रैकेट में सबसेट है एक का, दो करली ब्रैकेट में सबसेट है ए का, ठीक है। ओके, इतनी बाइट सबको समझ आ गया, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट ये क्या होता है सर? तो यूनिवर्सल सेट जो होता है इसका मतलब जितने भी सेट हैं आपके, उन सारे सेट के, उन सेट के सारे एलिमेंट जिस एक सेट में हो, उस सेट को हम लोग दिए गए जो भी सेट दिए जाएंगे उन सेट्स का यूनिवर्सल सेट कहेंगे, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि ए जो है वो सेट ऑफ ऑल इवन नंबर है, ठीक है। और बी जो है वो सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर है, ठीक है। तो हम कहेंगे एक हमको यूनिवर्सल सेट यू मिलेगा, वो कैसा होगा? जिसमें इनके सारे एलिमेंट मिल जाए हमको। तो वो होगा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में इवन और ऑड नंबर तो मिल ही जाएंगे, है ना। मतलब कोई भी सेट यूनिवर्सल सेट तब होगा जब दिए गए जो भी
एग्जिस्ट कर रहे हैं सेट, उनके सारे एलिमेंट उस सेट में हों, उस सेट में सारे एलिमेंट हों जो हमारे सेट और जो भी सेट हमको दिए गए हैं। और जनरली यूनिवर्सल सेट को वेन डायग्राम के बारे में बात करें तो वेन डायग्राम में जब रिप्रेजेंटेशन किया जाता है तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल से आयत के जैसा दिखाते हैं, और जो इसके अंदर जितने भी सेट पाए जाते हैं उनको कोई भी चिन्ह से दिखा सकते हो, तो जनरली सर्किल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। तो यूनिवर्सल सेट ये हो गया। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण सी बात, महत्वपूर्ण सी बात, एक मिनट का समय देना। ठीक है, तो ऑपरेशन ऑफ सेट, हम लोग जल्दी से ये वाला टॉपिक कर लेते हैं। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ठीक, तो सबसे पहला ऑपरेशन अपना है यूनियन। ठीक, बहुत सी चीजें आप जानते हो तो जल्दी से इसको सम अप करते हैं। तो यूनियन का मतलब ये होता है, जैसे ए और बी दो सेट हैं तो इनका यूनियन रिप्रेजेंट किया जाता है ए यूनियन बी, ये रिप्रेजेंटेशन है यू के जैसा। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि ए या बी, ठीक है, एलिमेंट्स इसमें हो, मतलब ए और बी में जो जो एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट इसमें हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे ये ए यूनियन बी हो गया। ठीक है, जैसे जैसे 1 2 3 ए है और बी हो गया 5 6 7। ठीक है, तो ए यूनियन बी हो जाएगा, इन दोनों के एलिमेंट्स लिख दो। ठीक है, जैसे हम लोग ऐड करते हैं वैसे ही, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी। ठीक, अब मान लो अगर मैं यहाँ 5 भी लिख दूँ, 3 5। ठीक, नेक्स्ट होता है अपना पॉइंट, अगला होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो ये क्या होते हैं कि दोनों सेट में जो एलिमेंट कॉमन हो उसी को इसमें लिखा जाता है और इसको रिप्रेजेंट कराया जाता है ऐसे। तो ये साइन का मतलब हो जाता है इंटरसेक्शन, और इसका मतलब होता है कि इन दोनों सेट में जो भी कॉमन आपको दिखे, तो कॉमन क्या दिख रहा है 5, तो 5 हम लोग कह देंगे ये है अपना इंटरसेक्शन ऑफ सेट। मतलब इन दोनों सेट में जो भी एलिमेंट कॉमन होगा वो हम लोग लिख लेंगे। अच्छा, एक टर्म डिस्कस नहीं किया, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब जिसमें एलिमेंट कितने हो 1, जैसे ये सिंगलटन सेट है। क्लियर हो रही बात? ठीक, तो ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट हो गया। अब बात करते हैं डिसजॉइंट सेट। ठीक है, डिसजॉइंट सेट। ठीक, ये क्या होते हैं, तो अगर मान लो ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, मतलब ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो ऐसे सेट को हम लोग कहेंगे, या इस तरीके के सेट, इनसे जो बनेगा सेट वो हम लोग कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो हम कहेंगे कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू कितना हो गया 5। ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक, मतलब ये एम्प्टी सेट हो जाएगा, इसमें कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं। ठीक, नेक्स्ट अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं, ठीक है, और भी क्लास लेना है और टाइम काफ़ी हो गए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे अ, इसके डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में, सिमेट्रिक सेट, ठीक है, ये सारा कुछ, और उसके बाद लॉज ऑफ एल्जेब्रिक सेट्स, इन सब के बारे में चर्चा किया जाएगा। तो डी मॉर्गन लॉ, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस
करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को इतने ही समाप्त करते हैं। तो जो भी लोग बेसिक्स से पढ़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं, और अगर आपके कोई मतलब आपने पढ़ा हुआ है बट कोई और प्रिपरेशन करना चाह रहा है तो आप उनको ये मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हो, शेयर कर सकते हैं आप, जो भी आपको उपयुक्त लगे। ठीक है, तो आज की क्लास में जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।